हेलो एवरीवन। अब हम जो है ह्यूमन बायोलॉजी के पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं और उसमें हम जो है सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम को जो है डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। ठीक है, हालांकि सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात करते हैं, परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं, तो उसमें जो है पूरे बॉडी में जो फ्लूइड आपके बॉडी में क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, पूरी तरह से जो घूम रहा है, परिवहन कर रहा है, हम उसकी बात करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हार्ट होता है, बहुत सारे इसके सेक्शंस होते हैं, जैसे कि हार्ट, हृदय, ब्लड, इसके अलावा लाइम्फ लिक्विड जो होता है, और साथ ही साथ ब्लड के वेजल्स। तो अभी हम जो है इसके ब्लड के सेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। केवल ब्लड को पढ़ने के बाद में हम सर्कुलेटरी सिस्टम को और डिटेल में वो क्या होता है और दूसरे जीवों में कैसा होता है, ह्यूमन में कैसा होता है, उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा बायोलॉजी के सिलेबस का है, वो है हमारा जो हम पढ़ रहे हैं अभी, वो है ब्लड। ठीक है, तो ब्लड जो है रक्त, जिसको हम हिंदी बोलते हैं या रुधिर भी बोलते हैं। सबसे पहली अगर बात करें कि ब्लड है क्या, तो बेसिकली ये स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, जिसको हम विशिष्ट संयोजी ऊतक। बोलने का मतलब ये है कि जो ब्लड होता है ये आपके बॉडी को कनेक्ट करने का काम करता है। बॉडी को कनेक्ट करने का मतलब है कि बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जो बॉडी के विभिन्न अंग हैं शरीर के, उनको वो जोड़ने का काम करता है। जैसे कि अगर हम सिर से लेके पूरे पाँव तक देखें तो जितने भी अंग इसके अंदर आते हैं बॉडी के अंदर, उन सभी में जो है ब्लड फ्लो हो रहा होता है, जो कि सर्कुलेट हो रहा है हार्ट से पूरे ब्लड में। ठीक है, तो जो हार्ट से सर्कुलेशन हो रहा है, तो एक प्रकार से अगर हम देखें तो पूरे बॉडी के पार्ट्स को वो कनेक्ट करने का क्या कर रहा है, काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, इसी कारण हमने इसको क्या बोला, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, विशिष्ट संयोजी ऊतक इसको हमने बोला। ठीक है, अब टिश्यू के बारे में आपको पता है कि टिश्यू क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स के कॉम्बिनेशन से जो बनता है। कोशिका के जो है एक प्रकार से जब आपस में वो मिलकर जो है जिसका निर्माण करते हैं, वो होता है ऊतक। ठीक है, तो बोलने का मतलब ब्लड क्या है, टिश्यू है, ऊतक है। रक्त जो है ऊतक है, मतलब कि बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो अगर हम बात करें कि ब्लड किन से मिलकर बना हुआ है, तो ब्लड को अगर हम देखते हैं इसके कौन कौन से हिस्से हैं, किन से मिलके बना हुआ है, तो मुख्य रूप से दो पार्ट में उसको हम डिवाइड करते हैं। एक तो प्लाज्मा और दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट, प्लाज्मा और रुधिराणु। अच्छा, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सब कहाँ हैं, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स इसके अंतर्गत आते हैं। तो मुख्य रूप से अगर रक्त की बात करें, रक्त के निर्माण की बात करें कि रक्त किन से बना हुआ है, तो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ, एक तो प्लाज्मा, एक तो रुधिराणु, जिसको हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें इनका प्रतिशत हिस्सा देखें कितना पार्ट से कवर कर रहा है, तो 55 to 60%। ठीक है, रेंज है ये, लगभग अगर माने तो 55% हम बोल सकते हैं। तो 55 to 60% जो होता है ब्लड में प्लाज्मा होता है, और बाकी जो बचा हुआ हिस्सा होता है 40 to 45% वो क्या होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट, जिसको हम रुधिराणु हम बोलते हैं। तो अगर होल ब्लड को अगर हम क्या ले रहे हैं, 100% अगर हम ले रहे हैं, ठीक है, ब्लड को अगर हम क्या ले रहे हैं, 100% ले रहे हैं, तो उसका 55 to 60% क्या है, आपका प्लाज्मा है, और 40 to 45% क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट होता है। ठीक है, नाउ इसको हम डिटेल में थोड़ी देर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फंक्शंस की। तो अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो ब्लड होता है उसमें प्लाज्मा जो है, जैसा आप ब्लड में देखते हैं कि ब्लड में लिक्विड, आप लिक्विड फॉर्म में उसको देखते हैं, तो लिक्विड फॉर्म जो है प्लाज्मा उसको देता है, जबकि जो उसके अंदर सेल्स होते हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, वो उसके फॉर्म्ड एलिमेंट सेल्स के फॉर्म में होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, अभी इसको हम देखेंगे भी डिटेल में। चलिए हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड की। ब्लड के जो है कार्यों के बारे में हम बात कर रहे हैं, रक्त के कार्यों के बारे में हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम कार्य के बारे में देखते हैं तो सबसे पहला चीज़ तो यही होता है, क्योंकि हम सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत बात कर रहे हैं, मतलब कि सबसे पहला काम इसका क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। सबसे पहला ब्लड का इंपॉर्टेंट फंक्शन, महत्वपूर्ण कार्य क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। किसका ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं, डाइजेस्टेड फूड का, जिसको हम पचा हुआ भोजन बोल रहे हैं। ठीक है, तो जब भोजन पच जाएगा तो वो पूरे बॉडी के हर सेल्स में उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, तो वो पूरे
सेल्स को पहुंचाने का काम करेगा इस डाइजेस्टेड फूड को, तो इसका ट्रांसपोर्टेशन हो गया। दूसरी चीज़ मिनरल्स, खनिज, इसका भी। तीसरी चीज़ O2 का, फिर CO2 का, ऐसे और भी हैं, ठीक है। जितने भी न्यूट्रिशन हैं, पोषक तत्व हैं और आपके मिनरल्स हैं, खनिज हैं, डाइजेस्टेड फूड है, पचा हुआ जो भोजन है, इसके अलावा गैसों का परिवहन भी ये करता है और इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये सारी तमाम चीज़ों का जो है परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन करने का काम कौन करता है? बेसिकली एक प्रकार से अगर हम बात करें तो ब्लड। अभी हम समझते हैं कि इसके अलावा वेस्ट जो मटेरियल होता है, ठीक है, वेस्ट मटेरियल का भी परिसंचरण ये करता है, परिवहन ये करता है। हमारे बॉडी से जो भी वेस्ट मटेरियल जो है बनता है उसको पूरी तरह से जो है कलेक्ट करके लेके आने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। तो पहला मुख्य काम ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन का। क्या क्या परिवहन करता है मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। नाउ मूविंग टू द सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन, इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा तंत्र को बनाने का निर्माण करता है, ठीक है। टू मेंटेन इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, प्रतिरक्षा तंत्र के निर्माण में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे निभाता है इसको हम समझेंगे जब हम WBC को पढ़ेंगे तो, क्योंकि इम्यून सिस्टम के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो हिस्सा होता है ब्लड का WBC, ये आपको याद रखना है। तो WBC जो होता है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसका? ब्लड का, और वही जो है इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा तंत्र के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। WBC प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, ये आपको ध्यान में रखना है। कैसे करता है हम समझेंगे। इसी कारण WBC को हम फाइटर सेल ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं। नाउ मूविंग टू द बैलेंसिंग, क्या बैलेंस करने का काम करता है? संतुलन, जिसको हम बोल रहे हैं बैलेंसिंग या संतुलन बनाए रखना। किसका संतुलन बनाए रखना? pH वैल्यू का। देखिए हमारे बॉडी का pH वैल्यू ना तो एसिडिक होना चाहिए बहुत ज़्यादा, ना तो बहुत ज़्यादा बेसिक होना चाहिए। जैसे ब्लड की अगर हम pH की बात करें तो ब्लड का pH कितना होता है? ब्लड के अगर हम pH की बात करें तो ये 7.4 होता है, मतलब हल्का सा क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। तो ना तो इससे ज़्यादा बेसिक होना चाहिए और ना तो एसिडिक होना चाहिए। देखो 7 क्या होता है? pH वैल्यू जब 7 होती है तो वो उदासीन न्यूट्रल होता है, ना तो वो अम्ल होता है ना तो वो क्षार होता है। बोलने का मतलब ना तो वो एसिड होगा ना तो वो बेस होगा, और 7 होता है तो वही न्यूट्रल, और 7 से कम हुआ तो एसिड। 1 से लेकर 7 तक के बीच में अगर कोई नंबर है pH का वो एसिड होता है, अम्ल होता है। जबकि 7 से ऊपर जो हो जाएगा तो क्या होगा? वो बेसिक नेचर का। तो 7.4 की हम बात करते हैं तो बहुत हल्का क्षारीय है, ठीक है, बेसिक है, बेसिक नेचर का है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं कि ये pH को मेंटेन करता है, बॉडी टेम्परेचर, शरीर के तापमान को नियत बनाए रखता है, मेंटेन रखने का काम करता है, तो बैलेंस रखने का काम करता है। इसके अलावा वाटर के लेवल को भी बनाए रखता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इन सभी चीज़ों को बैलेंस करने का, संतुलित करने का काम करता है शरीर में जो है ब्लड, ठीक है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन ब्लड क्लॉटिंग। देखिए ब्लड है, अगर मान लीजिए कभी लॉस हो गया ब्लड का, कभी चोट लग गई, कभी एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट होने के केस में अगर ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए तो उस इंसान की डेथ हो सकती है। तो उसको बचाने के लिए ब्लड क्लॉटिंग होता है। ब्लड क्लॉटिंग मतलब रक्त का थक्का बनना। तो ब्लड में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे ही चोट लगती है या एक्सीडेंट होता है या कुछ भी होता है तो उसमें वो एलिमेंट जो इनएक्टिव थे, अक्रिय थे, वो अब क्या हो जाएंगे? सक्रिय, एक्टिव हो जाएंगे और ब्लड क्लॉटिंग का जो है वो काम करेंगे, जिससे ब्लड लॉस क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। रक्त का जो है लॉस जो बेसिकली हो रहा है वो नहीं होगा। तो इस प्रकार से इन सभी को हम समझेंगे। इम्यून सिस्टम क्या होता है इसको हम डिटेल में समझेंगे, और ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है इसको भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं। तो ये तो हमने देख लिया इसके फंक्शंस के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में। अभी हम बात करते हैं इनके बारे में, डिटेल में जाते हैं कि प्लाज्मा क्या है, क्या काम करता है। फॉर्म्ड एलिमेंट, रुधिराणु जिसको हमने बोला, ये कौन कौन से हैं, ये क्या काम करते हैं, ठीक है, इनको हम देखते हैं। सबसे पहले हम आते हैं प्लाज्मा में। प्लाज्मा हिंदी में भी प्लाज्मा, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करें, नियरली 55% ऑफ ब्लड, रक्त का 55% भाग क्या होता है? प्लाज्मा होता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये रक्त का कितना प्रतिशत भाग है? 55% भाग है,
ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे जो मैंने यहाँ पर रेंज लिखी है आप देख पा रहे होंगे 50 to 60%, लेकिन अप्रॉक्सीमेट अगर लेके चलें तो 55% जो हिस्सा है वो क्या है, प्लाज्मा है। ठीक है। अच्छा, ये ब्लड को लिक्विडिटी देता है, फ्लूइड नेचर, तरल। हम ये बोल रहे हैं क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, संयोजी ऊतक है। कैसा संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक, फ्लूइड नेचर का होता है। और फ्लूइड पार्ट उसको देने का काम कौन करता है, फ्लूइड पार्ट प्लाज्मा करता है। तो ब्लड का जो फ्लूइडिटी है, तरलता जो है, ब्लड लिक्विड के फॉर्म में आपको दिखता है, वो लिक्विडिटी, वो तरलता उसको कौन प्रदान करता है, प्लाज्मा प्रदान करता है। तो भाई प्लाज्मा अगर लिक्विडिटी प्रदान करता है तो सिंपल सी बात है कि लिक्विड कौन होता है, वाटर। जनरली हमारे बॉडी में वाटर होता है मेजर सेक्शन। तो बोलने का मतलब प्लाज्मा जो है, अभी आपको ध्यान रखना है कि 55% ब्लड का प्लाज्मा है। लेकिन अब हम प्लाज्मा की डिटेल में जा रहे हैं कि प्लाज्मा क्या से बना है। तो प्लाज्मा जो है उसमें 90 to 92% क्या होता है, वाटर। अर्थात प्लाज्मा का 90 से 92% जो हिस्सा है वो क्या है, जल है। ठीक है, तो दोनों परसेंटेज में कंफ्यूज नहीं होना। ये जो परसेंटेज है ये हमने बोला कि भाई रक्त, ब्लड अगर 100% ले रहे हैं तो उस 100% का जो है 55% हिस्सा प्लाज्मा है और बाकी 45% क्या है, आपका बेसिकली फॉर्म्ड एलिमेंट है, हमने ये बोला। तो उसी को हम अब यहाँ बोल रहा हूँ कि 55% जो है वो क्या है, प्लाज्मा है ब्लड का। लेकिन प्लाज्मा का 90 से लेकर 92% क्या है, ये अगर हम देखें तो ये है वाटर। आपको ध्यान रखना है, जल। इसी कारण प्लाज्मा क्या है, फ्लूइड है, और ये ब्लड को भी लिक्विडिटी देता है, तरलता देता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बाकी जो परसेंटेज बच गया उसमें अगर हम बात करें तो मुख्यतः क्या होता है, प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो 90 से 92% हिस्सा प्लाज्मा का क्या है, वाटर है, जल है, और 6 से 8% हिस्सा प्रोटीन है, और माइनर अमाउंट में 1% हिस्सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, अर्थात अकार्बनिक पदार्थ। उसमें क्या आएगा, उसमें अगर हम बात करें तो मिनरल्स आएंगे, खनिज तत्व। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें तो जो मेटल्स वाले पार्ट होते हैं, जैसे आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब आपको आयंस के रूप में, याद रखना, आपको आयंस के रूप में मिलेंगे। और किस में मिलेंगे, ये प्लाज्मा मिलते हैं। इसके अलावा एमिनो एसिड्स भी मिलता है इसमें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको प्लाज्मा में जो है मौजूद होती है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स, विद्युत अपघट्य, लेकिन बहुत कम अमाउंट में। तो आपको ध्यान रखना है, मेजर जो पोर्शन है वो ये है, वाटर और प्रोटीन से मिलकर बना होता है प्लाज्मा। इसके अलावा अगर बात करें तो मिनरल्स पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, खनिज पाए जाते हैं जो आयंस के फॉर्म में होते हैं, ध्यान रहे इसको। ठीक है, इसके बाद में मेजर प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इसको आपको ध्यान रखना है। इसमें मेजर प्रोटीन को हम देख रहे हैं कि 4 टाइप के प्रोटीन की मैं बात कर रहा हूँ। कौन कौन से 4 टाइप के प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं हम लोग? पहला तो है ग्लोब्युलिन्स, ठीक है, दूसरा प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा फिब्रिनोजेन या फाइब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन्स। ये 4 प्रोटीन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जो कि किस में मौजूद हैं, प्लाज्मा में मौजूद हैं। तो मैं ये जो बताने जा रहा हूँ इसको आपको याद रखना है, क्योंकि ये आगे भी आएंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो वहाँ भी मैं आपको इस चीज़ को बताऊँगा कि ये चीज़ कहाँ से इनिशिएट हो रही थी। ठीक है, तो आगे भी ये आपके यूज़ होंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि मेजर प्रोटीन, मुख्य प्रोटीन किसमें, प्लाज्मा में। अगर हम देखें तो 4 मुख्य प्रोटीन है, मेजर प्रोटीन है। एक तो है पहला ग्लोब्युलिन्स, दूसरा प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा फाइब्रिनोजेन और चौथा एल्ब्यूमिन्स। ये 4 प्रोटीन, चारों प्रोटीन के फंक्शंस हैं, स्पेशल फंक्शंस, अभी हम समझते हैं। तो मैंने शॉर्ट में लिखा है, ग्लोब्युलिन्स डिफेंस मैकेनिज्म, आपकी बॉडी के रक्षा तंत्र को बनाने का काम करता है। अर्थात ग्लोब्युलिन्स एक ऐसा प्रोटीन है जो क्या करेगा, एंटीबॉडीज बनाने का काम करता है। एंटीबॉडीज बोलने का मतलब क्या है, एंटीबॉडीज बोलने का मतलब आपकी बॉडी के अंदर जो भी बाहर से घुसा, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, कुछ भी हो, वो होता है क्या, फॉरेन एजेंट, जिसको हम बोलते हैं, जिससे प्रॉब्लम्स, डिसीज होती है, डिसीज कॉजिंग एजेंट्स उसको हम बोलते हैं, पैथोजेंस उनको बोलते हैं। ठीक है, रोगाणु उसको बोलते हैं। तो अगर वो आपके बॉडी में एंटर कर गया तो वो आपको बीमार कर सकते हैं। तो उनसे बचाने के लिए जो है
एंटीबॉडीज़ काम करते हैं। वो एंटीबॉडीज़ को बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? कुछ प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उनमें से एक प्रोटीन कौन है? ग्लोब्यूलिन्स। ग्लोब्यूलिन्स आपके बॉडी के शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र अर्थात डिफेंस मैकेनिज्म को जो है मेंटेन रखने का काम करता है। दूसरी चीज़ बात करते हैं प्रोथ्रोम्बिन की। प्रोथ्रोम्बिन जो होता है ये क्लॉटिंग में काम करता है, याद रखना, ठीक है। मतलब कि ये क्लॉटिंग फैक्टर है, रक्त का थक्का बनाने वाला कारक है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा फिब्रिनोजन, जिसको हम फाइब्रिनोजन भी बोल रहे हैं, ये जो है ये भी क्लॉटिंग बनाने में जो है मदद करता है। मतलब ये दोनों के दोनों जो प्रोटीन हैं ये ब्लड की क्लॉटिंग में सहायक होते हैं, ठीक है। ब्लड की क्लॉटिंग, रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं। कैसे करते हैं? जब मैं इस टॉपिक को डिस्कस करूंगा आपकी ब्लड क्लॉटिंग कैसे बनता है, तो इन्हीं के कारण से ही बनता है, इसको मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे होते हैं ये और किस प्रकार से ये काम करते हैं। अभी जब ये प्लाज्मा में होते हैं तो ये इनएक्टिव, अक्रिय रूप में होते हैं, लेकिन जैसे ही चोट पहुंचेगी ये सक्रिय हो जाएंगे और एक कुछ नया रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे और तब ये बनाएंगे क्या? क्लॉट, ठीक है। तो वो कैसे बनता है वो बात की बात है, उसको हम समझेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि मेजर प्रोटीन में पहला ग्लोब्यूलिन्स था जो डिफेंस मैकेनिज्म प्रतिरक्षा तंत्र को निर्माण करने में सहायक होता है। दूसरा प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा फाइब्रिनोजन, ये दोनों मिलकर क्लॉटिंग फैक्टर की तरह काम करते हैं, क्लॉटिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, रक्त का थक्का बनाने वाले कारक की तरह काम करते हैं और रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं। एल्ब्यूमिन्स, एल्ब्यूमिन्स भी एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो कि मौजूद है कहाँ पर? प्लाज्मा में। ये ऑस्मोटिक बैलेंस बनाए रखने का काम करता है, पराशरण संतुलन, ठीक है। ब्लड में हमारे जो है हमारे बॉडी में बहुत सारे लिक्विड्स हैं, उन लिक्विड्स का कंसंट्रेशन क्या है, सांद्रता क्या है, अलग अलग होता है। तो किसको किस में मिक्स होना है, किसको नहीं होना है, इन सब को मेंटेन करने के लिए एक प्रेशर काम करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बॉडी में, जिसको हम पराशरण दाब बोलते हैं। उसको बैलेंस रखने का काम कौन करता है? एल्ब्यूमिन्स करता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 4 टाइप के प्रोटीन्स को हमने जो है डिस्कस किया। ये किस में मौजूद है? प्लाज्मा में। अल्टीमेटली कहाँ मौजूद है? ब्लड में। तो ये ब्लड का ही तो हिस्सा है। प्लाज्मा किसका हिस्सा है? ब्लड का हिस्सा है। तो अगर हम ये भी बोले कि भाई ग्लोब्यूलिन्स, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन्स ये ब्लड में पाया जाने वाला प्रोटीन है, तो ये गलत नहीं होगा। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे भी क्वेश्चन डिजाइन हो जाते हैं कि प्रोथ्रोम्बिन जो है प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो ब्लड में पाया जाता है। अगर आपको प्लाज्मा ऑप्शन नहीं रहेगा तो ब्लड रहेगा, तो ब्लड में पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली प्लाज्मा किसका हिस्सा है? ब्लड का हिस्सा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ मूविंग टू द कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर। देखिए प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर होता है, लेकिन वही प्लाज्मा में अगर क्लॉटिंग फैक्टर नहीं हो, अगर अर्थात ये सारे प्रोटीन अगर प्लाज्मा से हटा दिए जाएं तो वो प्लाज्मा नहीं कहलाएंगे, वो क्या कहलाएंगे? सीरम। तो सीरम क्या है? रक्त का थक्का बनाने वाले कारकों के अभाव में जो प्लाज्मा होता है वो क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। रक्त के थक्का बनाने वाले कारकों के अभाव में प्लाज्मा जो है वो प्लाज्मा क्या कहलाता है? सीरम। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज नोन एज सीरम। ये भी एक फ्लूइड है बॉडी के अंदर, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर आपको ब्लड के कंपोजिशन समझाने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इतनी सारी चीज़ें एटलीस्ट तो आपको वहाँ पर मेंशन करनी ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें भी आप बुक्स वगैरह में देख के कर सकते हैं, लेकिन ये मुख्य उसके बातें हैं जो आपके आंसर में दिखनी चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट इसके फंक्शंस हैं और ये इसके इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अभी प्लाज्मा की अगर हम फंक्शन की बात करें तो जब मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं तो आप प्लाज्मा के फंक्शंस को लिख सकते हैं। प्लाज्मा का फंक्शन क्या है अगर मैं आपसे पूछूं तो पहला, प्रतिरक्षा तंत्र में मदद करना, उसको बनाने के लिए जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो पहला काम प्रतिरक्षा तंत्र के निर्माण में, ठीक है। दूसरा काम क्लॉटिंग फैक्टर की तरह क्लॉटिंग बनाने में, रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। तीसरा काम ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने में, ऑस्मोटिक बैलेंस, पराशरणी संतुलन बनाने रखने में इसका योगदान होता है। इसके बाद में और भी बोल सकते हैं कि रक्त को तरलता देने का काम करता है। मैंने बताया ना फ्लूइड पार्ट होता है, तो रक्त को ये लिक्विडिटी
ठीक है, लिक्विडिटी देने का काम करता है, तरलता देने का काम करता है, प्रदान करता है, ठीक है। तो मैंने 3-4 फंक्शंस आपको इसी के जरिए बता दिए। तो अगर आपको उनके कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में पता है, वो किन से मिलकर बने हुए हैं, उनके प्रोटीन्स के बारे में पता है, तो अल्टीमेटली आपने प्लाज्मा के बारे में सभी कुछ जान लिया है कि वो क्या क्या फंक्शंस जो है परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम जो है आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पार्ट में, जो कि है फॉर्म्ड एलिमेंट। तो हमने यहाँ पर देखिए आप, ब्लड जो है 100%, जिसमें 55 to 60% क्या है, प्लाज्मा है, जिसको हमने देख लिया ऑलरेडी। नाउ मूविंग टू द फॉर्म्ड एलिमेंट, जिसको हमने हिंदी में क्या बोला, रुधिराणु बोला, जो कि 40 से 45%, 40 to 45% क्या है, इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं। नाउ अभी हम बात करते हैं कि ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं क्या, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फॉर्म्ड एलिमेंट्स की, तो उसमें हम देखते हैं कि जो ये लाल रक्त कोशिकाएं जिसको आप देख रहे हैं, पहली बात तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में 3 एलिमेंट्स हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि कितना प्रतिशत भाग होता है, 40 to 45% पार्ट होता है। कितना पार्ट होता है, 40 to 45% ये पार्ट होता है, ठीक है। चलो, आरबीसी सबसे पहला, इसका फॉर्म्ड एलिमेंट रुधिराणु में सबसे पहला क्या है, आरबीसी है। आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, ध्यान में रखिए आप। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स। हिंदी में लाल रक्त कोशिका, और ये नाम तो सेम रहेगा, इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। ये पहला। दूसरा क्या है, दूसरा है WBC, जिसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नेम है उसके, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। हिंदी में श्वेत रक्त कणिकाएं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। नाउ तीसरा, प्लेटलेट्स। हिंदी में भी प्लेटलेट्स आप लिख सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक अगर हिंदी वर्ड देखें तो रुधिर पत्तिकाणु इसको बोलते हैं। हालांकि प्लेटलेट्स वर्ड ही हिंदी में कई बार यूज होते हैं, तो आप प्लेटलेट्स भी लिखेंगे तो चलेगा, या फिर आप लिख सकते हैं रुधिर पत्तिकाणु। तो बोलने का मतलब, जो ब्लड में फॉर्म्ड एलिमेंट है, जो रुधिराणु हैं, वो 3 टाइप के हमने देखे। कौन कौन से आप देख पा रहे हैं, पहला आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, इरिथ्रोसाइट्स, लाल रक्त कणिकाएं। दूसरा जो है, या लाल रक्त कोशिकाएं भी इनको हम बोलते हैं। नाउ जो अगला है WBC, वाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट, जिसको हमने बोला श्वेत रक्त कणिकाएं। तीसरा है प्लेटलेट्स, रुधिर पत्तिकाणु। नाउ इसके बारे में हम अब 1 by 1 डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे ब्लड में आगे आने वाली चीज़ों को, जो मैंने आपको बोला है कि इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, ब्लड क्लॉटिंग कैसे काम करता है। हालांकि आपके सिलेबस में जो है ब्लड के क्लॉटिंग वगैरह को आपको मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन आपको जानना चाहिए कि मान लीजिए अगर 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको पूछ लिया, तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्या होता है, वो कैसे काम करता है। इसके अलावा हम जो है बाकी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि ब्लड ग्रुप को। हालांकि सिलेबस में लिखा नहीं है, लेकिन हमको पढ़ना जरूर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं किसके बारे में, आरबीसी के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, आरबीसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आरबीसी क्या होता है, चलिए इसको देखते हैं। हमने इसको बोला लाल रक्त कणिकाएं, या कोशिकाएं भी बोल सकते हैं, ठीक है। लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसीज। चलिए, लाल रक्त कणिकाएं क्या होती है, इसको हम देखते हैं और ये क्या काम करती है। सबसे पहले बात करते हैं लाल रक्त कणिकाओं की। तो मैंने आपको बोला कि भाई ये जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इरिथ्रोसाइट्स बोल रहे हैं, ये फॉर्म कहाँ पर होती है, इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, ठीक है, या मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है। अगर हम देखें तो उस प्लेस को, कौन से प्लेस को, स्थान की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कहाँ पर, या एक्चुअल में हम बोलेंगे किस बॉडी पार्ट में ये मैन्युफैक्चर होता है, निर्माण होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग की हम बात कर रहे हैं, इसके निर्माण की हम बात कर रहे हैं, फॉर्म की बात कर रहे हैं। कहाँ ये बन रहा है, तो सिंपली आपको याद रखना है, बोन मैरो में बनता है। कहाँ बनता है, बोन मैरो में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आरबीसी का निर्माण जो है वो कहाँ पर होता है, बोन मैरो में होता है, ठीक है। कहाँ पर होता है, बोन मैरो, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, इसको हम हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा।
ठीक है। अभी हम आगे बात करते हैं इसके लाइफ की, कि इसकी लाइफ कितनी होती है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर आपको जानना है इसका, कि इसका जो शेप कैसा होता है। अगर आप शेप इसका देखें तो आपको कुछ इस प्रकार से वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हमने लाइट में पढ़ा है क्या, मिरर के बारे में, ठीक है। तो ऐसा मिरर को हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर, ठीक है। और जब मैं इसको ऐसा बना दूं तो ये क्या हो जाएगा, बाई कॉनकेव। बाई कॉनकेव, एक जगह रहेगा तो कॉनकेव, दो जगह रहेगा तो बाई कॉनकेव, ठीक है। द्विउत्तल जिसको बोलेंगे, ठीक है, द्विउत्तल या बाई कॉनकेव। तो इसका शेप कैसा होता है, हम बात कर रहे हैं इसके शेप की, आकृति की बात कर रहे हैं इसके, ठीक है। तो वो कैसा है, बाई कॉनकेव है, बाई कॉनकेव, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्लियर। बाई कॉनकेव है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, बाई कॉनकेव। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका निर्माण मैंने आपको बताया अस्थि मज्जा में, इसका हमने जो है क्या देखा, शेप की बात की, तो उसकी आकृति कैसी है, बाई कॉनकेव है। अच्छा, बाई कॉनकेव मैंने आपको बता दिया, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई बोन मैरो में तो बनता है, लेकिन स्पेसिफिक है रेड बोन मैरो में, लाल अस्थि मज्जा में, ये स्पेसिफिक नाम है, याद रखना है, ठीक है। तो अगर स्पेसिफिकली अगर आप जाएंगे तो रेड बोन मैरो उसको बोलते हैं हम अस्थि मज्जा, जो आपके बैक का पोर्शन होता है, ठीक है। लोअर बैक में ये पोर्शन होता है जहाँ पर इसका फॉर्मेशन होता है। अब इसकी बात करते हैं कि भाई इसकी लाइफ कितनी होती है, लाइफ कितनी होती है। तो लाइफ अप्रॉक्सीमेटली एवरेज बात करें तो 120 डेज होती है, ठीक है। इसका जीवन काल कितना होता है, तो जीवन काल की अगर हम बात करें तो कितना होगा, 120 दिन होता है, ठीक है। कितना होता है, 120 दिन। तो हमने इसके निर्माण के जगह को बात कर लिया, बोन मैरो बनता है। इसके शेप की बात कर ली, बाई कॉनकेव है। लाइफ की बात कर ली, 120 डेज है। तो लाइफ है तो डेथ भी होगी, तो कहाँ पर होगी डेथ, डेथ का जो जगह है वो कहाँ पर होगा, तो उसको हम एक नाम से बोलते हैं ग्रेवयार्ड, ठीक है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली लाल रक्त कोशिकाओं का जो है क्या बोलेंगे उसको हम, कब्रिस्तान। तो मैं खाली कब्रिस्तान लिख रहा हूँ, ठीक है। तो कब्रिस्तान बोलते हैं हम उसको, किसको बोलते हैं। अभी ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, कब्रिस्तान जो है लाल रक्त कोशिका का, किसको बोला जाता है, तो स्प्लीन को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, स्प्लीन। हिंदी में उसको बोलते हैं प्लीहा, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि स्प्लीन तो नहीं जानते, हम जानते हैं किसको, लीवर को, ठीक है। कई जगह आपको क्या लिखे रहेगा, ग्रेवयार्ड लीवर है। तो आपको याद रखना है, या तो स्प्लीन बोल लो या बोल लो लीवर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, हिंदी में यकृत, दोनों ऑप्शन हो सकता है, आपको ध्यान रखना है। लेकिन जब स्पेसिफिक अगर हम बात करें कि एक्चुअल में कौन सा जगह है जहाँ पर आरबीसी की डेथ होती है, तो स्प्लीन है, ये यकृत जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आरबीसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अभी एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी है यहाँ पर मेरे को, कि भाई जो आरबीसी होता है ना, ये आरबीसी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका जो है निर्वाह करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे प्ले करता है, तो पहले उसकी प्रॉपर्टी को समझते हैं कि ये रेड क्यों है। हमने बोला भाई ये रेड है, ठीक है, रेड है, लाल है इसका कलर, है ना, इसका कलर क्या है, लाल है। तो लाल क्यों है, वाई। हमारे सामने क्वेश्चन उठता है कि वाई इट इज़ रेड इन कलर। हमारा ब्लड भी कलर किस कलर का है, रेड कलर का है, ठीक है। तो रेड कलर ब्लड का होने के कारण कौन है, आरबीसी है, ठीक है। हमारा ब्लड का कलर रेड है, इसका कारण क्या है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। लेकिन रेड ब्लड सेल्स रेड क्यों हैं, है ना, ये सेल्स ही रेड क्यों हैं, उसका कारण क्या है, उसका आंसर है हीमोग्लोबिन, ठीक है। उसका कारण क्या है, हीमोग्लोबिन है उसका कारण। क्या है उसका कारण, हीमोग्लोबिन। शॉर्ट में उसको HB लिखते हैं, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है HB। हीमोग्लोबिन जो है इसका कारण है। तो रेड ब्लड सेल्स में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो हीमोग्लोबिन की जो हम बात कर रहे हैं ना, ये जो हीमोग्लोबिन है ये आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। क्या कंटेनिंग पिगमेंट है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट,
ठीक है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। अच्छा, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? लौह युक्त कणिका। ठीक है, लौह रक्त क्या बोलेंगे इसको हम? कणिका। पिगमेंट। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, आयरन कंटेन करता है। ठीक है, अच्छा, हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक्चुअली में है क्या? प्रोटीन है। क्या है ये? प्रोटीन। तो हम क्या बोलेंगे? आरबीसी हैज आयरन कंटेनिंग पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो आरबीसी हैज प्रोटीन विच इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन, और वो क्या करता है? आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, लौह युक्त प्रोटीन जिसका नाम क्या है? हीमोग्लोबिन, और यही रेड कलर देने का काम करता है। अच्छा, लेकिन काम क्या है इसका? जब इसके काम को समझ लेंगे तो आरबीसी के काम को आप समझ लेंगे कि आरबीसी का मुख्य काम क्या है। एक तो रेड कलर देना है, चलो ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, जो ये हीमोग्लोबिन है ना, ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को बाइंड करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करता है। बाइंड करना मतलब जोड़ लेता है। ठीक है, जोड़ना। क्या को जोड़ना? ऑक्सीजन को जोड़ना। तो मैंने क्या बोला कि ये हीमोग्लोबिन का काम है, ये हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन के साथ में जुड़ना, और ऑक्सीजन के साथ में जुड़ के ये क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये बनाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, चलो, तो क्या हुआ इससे? अरे तो वही समझिए, ऑक्सीजन को हमारे बॉडी में परिवहन कराने का काम कौन करेगा? रक्त करेगा। हमने ब्लड के फंक्शन में समझा ट्रांसपोर्टेशन। किसका ट्रांसपोर्टेशन? गैसेस का। कौन सी गैस का? ऑक्सीजन का भी, कार्बन डाइऑक्साइड का भी। ऑक्सीजन का जब करेगा, जब हम सांस अंदर लेते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, ठीक है, इनहेलेशन करते हैं, एट दैट टाइम जो गैसियस एक्सचेंज होगा तो ऑक्सीजन ब्लड में जाके डिसॉल्व हो जाएगा। तो घुल कैसे जाएगा? ये पकड़ लेंगे उसको, हीमोग्लोबिन क्या करेंगे? उस ऑक्सीजन को वो क्या करेंगे? बाइंड कर लेंगे, पकड़ लेंगे, और अपने साथ में जहाँ जहाँ उनको ले जाना है, मतलब पूरी बॉडी में, पूरे सेल्स में उनको सप्लाई करना होता है ऑक्सीजन को, तो वो लेके जाएंगे। क्यों ऑक्सीजन चाहिए पूरे बॉडी को? ये इसका जवाब आपको मिलेगा जब हम रिस्पिरेशन सिस्टम पढ़ेंगे, जब श्वसन तंत्र पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि श्वसन प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है, केमिकल रिस्पिरेशन के लिए, रासायनिक जो श्वसन है उसके लिए, तो उसके लिए लेके जाएगा। ठीक है, तो ये बाइंड करता है और बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है आरबीसी का, कि ऑक्सीजन का विनिमय करता है, मतलब विनिमय नहीं, परिवहन करने का काम करता है। अच्छा, ये जो ऑक्सीजन होता है ना, ये जो हीमोग्लोबिन होता है, ये हीमोग्लोबिन जो होता है, ये CO या फिर CO2 दोनों मान लीजिए। ठीक है, इन दोनों के प्रति इसकी जो बाइंडिंग है, ठीक है, बाइंडिंग टुवर्ड्स कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। क्या बोला मैंने? हीमोग्लोबिन की जो ग्राही क्षमता है, जो जोड़ने की क्षमता है, बंध बनाने की क्षमता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से जो है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में इनसे ज़्यादा है। तो मैंने क्या बोला कि जो बाइंडिंग कैपेबिलिटी है हीमोग्लोबिन की, वो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से जो है ज़्यादा है, याद रखना है। मतलब कि इनसे वो जल्दी बाइंड होगा और पावरफुली बाइंड होगा बजाय ऑक्सीजन के। ठीक है, और जब ये इनके साइड बाइंड होता है ना, तो ये बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इससे क्या होगा, इससे एक बहुत खतरनाक चीज़ हो सकती है। क्या? तो हम बोलते हैं कि भाई रात को सोने के टाइम पे पेड़ के नीचे से नहीं सोना चाहिए, हम ये बोलते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ हम ये बोलते हैं कि रात को कभी भी सिगड़ी जला के रूम में नहीं सोना चाहिए, रूम को बंद करके। ठीक है, क्या होगा इससे? अगर रात को आपने अपने रूम में मतलब ठंड के दिनों में सिगड़ी जला लिया है और रूम को चारों तरफ से बंद कर लिया है, जब हम सिगड़ी जलाते हैं तो उसमें जो चीज़ जलती है, कोयला जो जलता है, वो इनकम्प्लीट जलता है। और जब भी इनकम्प्लीट कंबशन होगा, अपूर्ण दहन होगा, उसमें से ये गैसेस निकलती है, CO और CO2। और जब बॉडी में CO और CO2 की अमाउंट ज़्यादा अंदर जाएगी
और ऑक्सीजन भी साथ में जाएगी, तो हीमोग्लोबिन सबसे पहले किसको पकड़ेगा? CO और CO2 को। क्यों पकड़ेगा? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि भाई जो बॉडी के RBC में, ब्लड में जो RBC है उसके में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसके CO और CO2 के टूवर्ड्स बाइंडिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा है। CO और CO2 के साथ जुड़ने की क्षमता इसकी क्या है? ज़्यादा है एज कम्पेयर टू O2। तो ये दोनों अगर उसको मिलेंगे तो पहले ये इनको पकड़ेंगे, और इनको पकड़ेंगे तो क्या होगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि ज़्यादा स्थायी और स्टेबल होता है। और ज़्यादा स्थायी स्टेबल होने के कारण से जब आपकी बॉडी में ये बनने लगेगा तो उसकी ऑक्सीजन को कैरिंग कैपेबिलिटी, ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ऑक्सीजन कम जाएगा बॉडी में, मतलब क्या? आपकी बॉडी में अगर ऑक्सीजन कम होगा तो सिंपल सी बात है आपका दम घुटने लगेगा और आपकी मौत हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए रात को कभी भी रूम में सिगड़ी जला के नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उसका अमाउंट अगर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन थोड़ा भी होगा तो वो उसको बाइंड नहीं करेगा, इसको बाइंड करेगा और आपके बॉडी में इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। एक और ख़ास बात कि भाई कार्बन मोनो जो ऑक्साइड होता है ना, ये पॉइजनस होता है। ये क्या होता है? पॉइजनस होता है। पॉइजनस बोलने का मतलब विषाक्त होता है। तो ये आपके बॉडी में पॉइजनस इफेक्ट भी डालता है, जहरीला प्रभाव भी डालता है। इसलिए याद रखना है कि ऐसा नहीं करते। पेड़ के नीचे रात को क्यों नहीं सोना चाहिए भाई? पेड़ तो हमेशा ऑक्सीजन छोड़ते हैं ना? नहीं, पेड़ क्या करते हैं? दिन में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और रात को ऑक्सीजन रिलीज करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि रात को सन का रेज नहीं होता तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, जो दिन भर में उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड लिया जो यूज़ नहीं हो रहा है उसको रिलीज़ कर देंगे। इसके अलावा वो भी रिस्पिरेशन श्वसन करते हैं, तो CO2 को वो क्या करेंगे? रात को पेड़ भी, प्लांट भी CO2 रिलीज़ करते हैं। इसलिए प्लांट के नीचे ऑक्सीजन की कमी रहती है, तो प्लांट के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि CO2 होगा तो आपका दम घुट जाएगा, हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन मिलेगा नहीं। ठीक है, तो मैंने कुछ यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट बातें हीमोग्लोबिन के बारे में बता दी, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन RBC से आता है तो यहीं से ही क्वेश्चन आते हैं, और बाकी आपको मेंस में तो पूरा लिखना ही होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, तो हमने ये भी देख लिया। एक और इम्पॉर्टेंट जो मिस हो गई थी, इसको आपको याद रखना है कि इसकी जो अमाउंट होता है वो 5 मिलियन आसपास होता है। 5 मिलियन के आसपास होता है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर इतना? एवरेज, ऑन एवरेज हेल्दी एडल्ट में इसकी अमाउंट। अच्छा, ब्लड की कमी हम जब बोलते हैं तो एक्चुअली में हम चेक कराते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये इसको हम जब चेक करते हैं तो हीमोग्लोबिन का लेवल जो होता है वो कितना होना चाहिए? लगभग 12 to 16 के आसपास, उसके बीच में होना चाहिए। 10 से अगर कम होता है तो ब्लड की कमी हम मानते हैं। एनीमिया जैसे रोग इससे क्या होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके बारे में। अभी हम आगे आते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से जो है WBC काम करता है। ठीक है, तो RBC के बारे में, मतलब कि फॉर्म्ड एलिमेंट का हमने पहला जो पार्ट है RBC वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, नाउ हम देखते हैं दूसरा एलिमेंट,